अगर आप आजकल कोरोना वायरस और बॉलीवुड ड्रग स्कैंडल से हटकर न्यूज़ देख रहे हैं, तो आपको पता होगा कि शापूरजी पॉलोंजी ने टाटा में अपना 18% स्टेक बेचने का डिसीजन लिया है। दरअसल, शापूरजी पॉलोंजी ग्रुप टाटा में अपने 18% स्टेक को गिरवी रख के लोन लेना चाहते थे, ताकि वो कोरोना वायरस के बाद अपनी कंपनी को वापस उठा सकें। बट टाटा सन्स के बोर्ड ने इसकी मंजूरी नहीं दी। इसके बाद शापूरजी ग्रुप ने ये डिसीजन लिया कि उन्हें टाटा में अपना शेयर बेचना ही पड़ेगा। यहाँ सवाल ये उठता है कि टाटास तो शुरू से ही इतने अमीर थे, तो शापूरजी पॉलोंजी ग्रुप के पास ये 18% स्टेक आया कहाँ से? शापूरजी पॉलोंजी कौन है? साइरस मिस्त्री कौन है? टाटास ने ये स्टेक शापूरजी को कब बेचा और क्यों बेचा? टाटा 100 साल से भी ज्यादा पुरानी कंपनी है, और अगर आपको इन सब सवालों का जवाब चाहिए तो आपको इन पारसी परिवारों के इतिहास में जाना पड़ेगा। ये इतिहास बहुत ही दिलचस्प है, और अगर आप इस इतिहास से अनजान हैं तो ये वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। टाटा एक पारसी परिवार है, और बाकी पारसीज की तरह वो भी साउथ गुजरात में सेटल हुए थे जब वो पर्शिया से आए थे। 1860 में नुसरवानजी टाटा और उनके भाई दादाभाई टाटा ने चाइना के साथ ट्रेड बिजनेस शुरू किया। इस चाइना ट्रेड बिजनेस में दोनों टाटा भाई भारत से ओपियम चाइना को एक्सपोर्ट करते थे, और चाइना से टी, सिल्क और पर्ल वापस इंपोर्ट करते थे। इस बिजनेस में उन्हें बहुत सक्सेस मिला। नुसरवानजी के बेटे थे मशहूर जमशेदजी टाटा, और दादाभाई के बेटे थे रतनजी दादाभाई टाटा, जिन्हें हम आरडी टाटा के नाम से जानते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि पारसी ट्रेडिशन में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन वही नाम दोबारा रिपीट होते हैं, इसीलिए आप इस फैमिली ट्री को गौर से देखिएगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। जमशेदजी टाटा और आरडी टाटा दोनों अपने फैमिली बिजनेस में घुस गए, और जमशेदजी टाटा को उनके पिताजी ने काफ़ी बार चाइना भी भेजा ट्रेड को बेहतर समझने के लिए। चाइना में जमशेदजी टाटा को पता चला कि अमेरिका में सिविल वॉर चल रही है, और इसके चलते वो कॉटन की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पा रहे। तो जमशेदजी टाटा को ये कॉटन का बिजनेस काफ़ी अट्रैक्ट किया। उन्होंने भारत आकर एम्प्रेस कॉटन मिल स्टार्ट करी, और उससे उनको बहुत प्रॉफिट हुआ। शेठजी के दो बेटे थे, दोराबजी टाटा और रतनजी टाटा। दूसरी तरफ आरडी टाटा के 4 बच्चे थे। बेटों में जहांगीर टाटा, जिन्हें हम जीआरडी टाटा के नाम से जानते हैं, जिमी टाटा, दोराब टाटा और साइला टाटा जो उनकी बेटी थी। जमशेदजी ने अपने बेटे दोराबजी, रतनजी और अपने कजन आरडी के साथ मिलकर सारे बिजनेस को एक कर दिया, और इसी के साथ टाटा सन्स का निर्माण हुआ। जमशेदजी ने जमशेदपुर में टाटा स्टील्स की नींव खड़ी करी, पर जल्द ही उनका देहांत हो गया। टाटास को काफी बड़ा झटका तब लगा जब जमशेदजी के दूसरे बेटे रतनजी की डेथ हो गई 1907 में, जब वो सिर्फ 47 इयर्स के थे। रतनजी और दोराबजी दोनों को कोई बच्चा नहीं था। रतनजी ने अपने विल के मुताबिक अपना सारा शेयर रतनजी टाटा ट्रस्ट के नाम कर दिया, और थोड़ा सा शेयर अपनी बीवी को दे दिया, जिनका नाम नवजबाई टाटा था। दोराबजी ने नवजबाई को एक बच्चा अडॉप्ट करने की सलाह दी। ये बच्चा दोराबजी की बीवी की बहन के 4 बच्चों में एक था, जिसका नाम नवल टाटा था। उन्होंने 4 बच्चों में उस बच्चे को चुना जिसकी आंखें सबसे ज्यादा सुंदर थीं। जमशेदजी और रतनजी की मौत के बाद टाटा सन्स की कमान संभाली दोराबजी और आरडी टाटा ने। उन्होंने टाटा स्टील्स के साथ टाटा हाइड्रो की शुरुआत करी सन 1910 में। 1924 में टाटा सन्स काफी फाइनेंशियल ट्रबल में आ गई, और दोराबजी को अपनी खुद की सारी सेविंग्स टाटा सन्स में डालनी पड़ी। इसके साथ साथ उन्होंने आरडी टाटा को भी कुछ पैसे लोन में दिए। इन्हीं फाइनेंशियल स्ट्रगल के चलते एक और पारसी परिवार ने उनकी मदद करी, जिनका नाम दिनचो पटीट था। उस समय दिनचो पटीट ने 1 करोड़ रुपया टाटा सन्स को लोन में दिया, जो बाद में 12.5% इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया गया। पटीट परिवार और टाटा के बीच अच्छे रिश्तों के चलते आरडी टाटा ने अपनी बेटी की शादी दिनचो पटीट के बेटे से करवा दी, जिनका नाम भी दिनचो पटीट ही था। 1924 के फाइनेंशियल ट्रबल से टाटा सन्स उभर गई। 1926 में आरडी टाटा की डेथ हो गई। उस समय वो 70 साल के थे।
उन्होंने टाटा सन्स में पूरा स्टेक अपने बड़े बेटे जेआरडी टाटा के नाम कर दिया। जेआरडी बहुत ही ऑनेस्ट और असूलों वाले आदमी थे। उन्होंने टाटा सन्स में सारा स्टेक खुद नहीं रखा, बल्कि 4 भाई बहनों में इक्वली डिवाइड कर दिया। ये बात दोराबजी को बिल्कुल पसंद नहीं आई और उनके संबंध जेआरडी के साथ अच्छे नहीं थे। इतना ही नहीं, आपको याद होगा दोराबजी ने आरडी को लोन दिया था, जो दोराबजी ने जेआरडी टाटा से वापस मांगा। उसी के चलते जेआरडी टाटा को मालाबार हिल्स में अपना एक घर बेचना पड़ा, जो उनकी मां के नाम पर था। 1932 में दोराबजी टाटा की डेथ हो गई और उन्होंने अपना सारा शेयर सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के नाम कर दिया। तो 1932 में टाटा सन्स की ये शेयर होल्डिंग थी। 80% शेयर्स रतनजी ट्रस्ट और सर दोराबजी ट्रस्ट के नाम थे, 12.5% शेयर्स दिनशॉ पतीत के नाम थे, 7.5% शेयर जेआरडी टाटा और उनके भाई बहनों के पास थे और थोड़ी सी माइनर परसेंटेज थी नवल टाटा के पास, जो उनको अपनी मां नवाबजी टाटा से मिली थी। कि दोराबजी की डेथ के बाद जेआरडी टाटा काफी यंग थे। टाटा सन्स की कमान संभाली दोराबजी के कजन नौरोजी सकलातवाला ने। सकलातवाला ने दिनशॉ के साथ मिलकर टाटा सन्स को चलाया। टाटा सन्स काफी अच्छा बिजनेस कर रही थी। इसी के चलते सकलातवाला और दिनशॉ ने मुंबई में बहुत सुंदर घर बनवाए। इन घरों की कंस्ट्रक्शन करने वाला आर्किटेक्ट और कोई नहीं बल्कि शापूरजी मिस्त्री थे। इसी के साथ शुरुआत होती है शापूरजी मिस्त्री की, जो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाते थे और मुंबई में काफी नामी घरानी घरों की कंस्ट्रक्शन उन्हीं ने करी थी। के रिश्ते सकलातवाला और दिनशॉ दोनों के साथ बहुत अच्छे थे। 1933 में दिनशॉ की मौत के बाद उनकी सारी एस्टेट उनके परिवार वालों को मिल जाती है। इस एस्टेट में उनके 12.5% शेयर जो टाटा सन्स में थे वो भी शामिल हैं। उनका मुंबई वाला घर जो शापूरजी ने बनाया था, वो टाटा मैनेजमेंट ट्रेनिंग सेंटर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। शापूरजी को यहाँ लगता है कि वो टाटा सन्स में जो दिनशॉ का 12.5% शेयर था वो खरीद सकते हैं और उन्होंने ऐसा ही किया। अब उन्होंने दिनशॉ के परिवार वालों को क्या बोलकर टाटा सन्स में ये शेयर खरीदे, ये आज तक किसी को नहीं पता। इतना ही नहीं, 1936 में शापूरजी ने जेआरडी टाटा के भाई दोराब और बहन साइला का शेयर भी खरीद लिया, जिससे उन्हें टाटा में 18% शेयर मिल गया। 1939 में सकलातवाला के देहांत के बाद टाटा सन्स की कमान संभाली जेआरडी टाटा ने। इंग्लिश में एक कहावत है, रेस्ट इज हिस्ट्री। जेआरडी टाटा ने टाटा सन्स को उस मकाम पे पहुंचाया जिसका कोई अंदाजा भी नहीं कर सकता। जेआरडी टाटा की चेयरमैनशिप में टाटा केमिकल्स की शुरुआत हुई, जिसकी कमान संभाली दरबारी सेठ ने। टाटा केमिकल्स इंडिया की पहली सोडा ऐश सप्लायर बन गई। 1945 में टाटा मोटर्स की स्थापना हुई और उसकी कमान संभाली सुमनत मूलगांवकर ने। टाटा स्टील को संभाला रूसी मोडी ने। टाटा ग्रुप टेक्सटाइल और ऑयल मिल की कमान संभाली नवल टाटा ने। जेआरडी टाटा खुद टाटा एयरलाइंस की कमान संभाल रहे थे और टाटा एयरलाइंस के एयर इंडिया बनने के बाद और 1953 में उसके नेशनलाइजेशन होने के बाद भी 1977 तक वह एयर इंडिया के चेयरमैन रहे। शापूरजी के पास 18% शेयर्स होते हुए भी उन्होंने जेआरडी के काम में कभी दखल नहीं दिया। शापूरजी ने अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी पे फोकस किया और एक के बाद एक कई बेहतरीन इमारतें खड़ी करते गए। उन्होंने ब्रेबॉर्न स्टेडियम जो मुंबई में है उसकी स्थापना करी, बॉम्बे सेंट्रल रेलवे स्टेशन बनाया, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और एसबीआई का हेडक्वार्टर भी बनाया। शापूरजी खुद बहुत ही रिलीजियस इंसान थे। वो खुद कभी दुनिया के सामने नहीं आते थे, इसीलिए आप शापूरजी ग्रुप के बारे में शायद इतना ना जानते हों, जबकि उनकी कंपनी टाटा से कई ज़्यादा पहले काफ़ी बड़ी कंपनी बन गई थी। शापूरजी की मृत्यु 1975 में हो गई और उसके बाद उनके बेटे पालुंजी ने उस कंपनी को संभाला। आज आप इस कंपनी को शापूरजी पालुंजी ग्रुप के नाम से जानते हैं। जी मिस्त्री के रिश्ते जेआरडी के साथ बहुत अच्छे थे। उन्होंने भी अपने पिताजी की तरह टाटा सन्स में कभी इंटरफेयर नहीं किया। पालुंजी मिस्त्री के 3 बच्चे हैं, जिनका नाम शापूर मिस्त्री, साइरस मिस्त्री और बेटी आलो मिस्त्री। वापिस आते हैं टाटा फैमिली ट्री पर। जेआरडी टाटा के कोई बच्चे नहीं थे। उधर नवल टाटा के 3 बच्चे हुए 2 शादियों से। पहली शादी से रतन टाटा और जिमी टाटा, दूसरी शादी से नोएल टाटा।
टाटा और शापूरजी परिवार के अच्छे रिश्तों के चलते नवल टाटा के सबसे छोटे बेटे की शादी पालुंजी की बेटी आलो से हो गई। डैडी टाटा की रिटायरमेंट के बाद टाटा सन्स की कमान संभालने वाले थे रतन टाटा। जीआरडी टाटा को रतन टाटा बहुत पसंद थे। उन्हें रतन टाटा में अपनी छवि दिखती थी। रतन टाटा की परवरिश उनकी दादी नवबजी बाई टाटा ने करी थी, तो उनमें वो सेम एथिक्स और इंटेग्रिटी थे जिसके लिए टाटा परिवार इतने सालों से जाना जाता है। रतन टाटा ने 1991 में टाटा सन्स की कमान संभाली और 1990s में इंटरनेट बूम के चलते टीसीएस की शुरुआत करी। 2003 में उन्होंने टीसीएस का आईपीओ निकालकर उसे पब्लिक कर दिया। उधर 2006 में पालुंजी रिटायर हो गए और उन्होंने शापूरजी पालुंजी ग्रुप का चेयरमैन अपने बड़े बेटे शापूर मिस्त्री को बना दिया। छोटे बेटे साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स के बोर्ड में शामिल कर लिया गया। पालुंजी ने आयरिश सिटीजनशिप ले ली और वो भारत छोड़कर आयरलैंड चले गए। 2011 में फिर समय आया रतन टाटा के रिटायरमेंट का। रतन टाटा को साइरस मिस्त्री बेहद पसंद थे और उन्होंने फैसला किया कि टाटा सन्स को पहली बार मिस्त्री परिवार चलाएगा। साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स का चेयरमैन बना दिया गया 2012 में। 2012 से 2016 तक साइरस मिस्त्री टाटा सन्स के चेयरमैन रहे। 2016 में अचानक खबर आई कि साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स के चेयरमैनशिप से हटाया जा रहा है। खुद मिस्त्री इस बात से हैरान थे। रतन टाटा ने खुद साइरस मिस्त्री के ऑफिस में जाकर उनसे इस्तीफा देने को कहा, जिसको साइरस मिस्त्री ने इनकार कर दिया। यहाँ से शुरुआत हुई रतन टाटा और साइरस मिस्त्री की कंट्रोवर्सी की। कहा जाता है कि रतन टाटा को साइरस के काम करने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था और परफॉर्मेंस इशू के चलते उन्हें हटाया गया। उन्होंने जिस तरह से 2014 में ओडिशा इलेक्शन में एक पार्टी को फंडिंग करी, वो टाटा सन्स के असूलों के खिलाफ था। टाटा कभी भी किसी पार्टी को इलेक्शन कैंपेन के लिए फंड नहीं करती है। दूसरी तरफ मिस्त्री पक्ष का कहना है क्योंकि साइरस मिस्त्री ने टाटा स्टील के यूरोप बिजनेस को बंद करने का फैसला किया, टेलीकॉम बिजनेस से एग्जिट करने का फैसला किया और नैनो कार को भी बंद करने का फैसला किया, इन वजह से रतन टाटा साइरस मिस्त्री को हटाना चाहते थे। ये मैटर अभी भी कोर्ट्स में है कि मिस्त्री को अचानक हटाना लीगल था या नहीं। 2016 में नटराजन चंद्रशेखरन को टाटा का चेयरमैन बनाया गया। वो पहले चेयरमैन हैं जो ना तो टाटा से रिलेटेड हैं और ना ही मिस्त्री परिवार से। ये सब लीगल बैटल्स के चलते और हाल ही में जब शापूरजी पालुंजी ग्रुप ने 18% शेयर्स को लोन के लिए गिरवी रखने का फैसला किया, तो टाटा सन्स के बोर्ड ने उसे खारिज कर दिया। अब शापूरजी को 80 साल के टाटा के साथ अपने इस रिश्ते को तोड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तो ये थी कहानी टाटा और मिस्त्री परिवार की। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अगले वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू।